Hi guys, welcome back on Super Great Top Ranker channel. मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा. So in today video class, we are going to discuss some important questions of chapter electrochemistry. So in this video, we will cover concept of electrolytes, concept of electrolytic conductance, concept of oxidizing agent and reducing agent, and concept of galvanic cells. एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इन 4-5 टॉपिक को कवर करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बने रहिए क्लास के एंड तक और वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल. गॉट इट? तो सेल कांस्टेंट नाम में छुपा हुआ है कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट हमेशा सेल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब ये सेल कांस्टेंट होता क्या है? जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आप दो इलेक्ट्रोड को लेते हो. क्या लेते हो? दो इलेक्ट्रोड को लेते हो. ये आप सेल बना रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में आप क्या भर देते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. क्या भर देते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सपोज मैंने यहाँ पर एक्वस NaCl को फिल कर दिया, तो एक्वस NaCl इज व्हाट? आर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. गॉट इट? अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस और ये इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से. गॉट इट? अब इस बैटरी से जो करंट आएगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएगा. गॉट इट? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड से इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं L, और जो इलेक्ट्रोड है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोलेंगे A. तो यहाँ जो L/A का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट. और ये सेल कांस्टेंट L/A का रेशियो चेंज नहीं होगा जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन को चेंज कर दो. अगर मैं NaCl का कंसंट्रेशन सपोज 1 मोलार ले लूं और 1 मोलार से मैं 2 मोलार कर दूं, या 1 मोलार से मैं 0.5 मोलार कर दूं, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो सेल कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक कांस्टेंट पैरामीटर है, आपको ये पता होना चाहिए. गॉट इट? तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स डू व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो आयंस देते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशंस में. अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस देंगे तो चार्ज का जो कैरियर होगा, करंट का जो कैरियर होगा, वो क्या होंगे? आयंस. बेटा वी हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टर. फर्स्ट इज ए मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकंड वन इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. So in case of electrolytic conductor, carrier of charge, carrier of current are the ions. Got it? And in metallic conductor, carrier of charge or carrier of current are electrons. So in electrolytic conductor, movement किसका होगा? आयंस का होगा. तो जब आयंस का मूवमेंट होगा यानी चार्ज का मूवमेंट होगा, और चार्ज के मूवमेंट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? करंट से रिप्रेजेंट करते हो. तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in which state? In aqueous or in fused or molten state. They do not conduct electricity in solid state, because in solid state they do not give ions. While in aqueous or fused state, fused or molten state, they will dissociate into ions, and due to movement of ions, current will conduct. Got it? So हम बढ़ते हैं अपने next question पे. Which of the following is a not example of oxidizing agent? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सपोज कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कब काम करेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज अदर. ऑक्सीडाइज अदर. तो अगर ये किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो खुद रेड्यूस हो जाएगा. रेड्यूस इटसेल्फ. खुद को रेड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रेड्यूस अदर. दूसरे को रेड्यूस करेगा बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, और ये ऑक्सीडाइज होगा इटसेल्फ. गॉट इट? आ रही बात समझ में? अब हमारे पास अगर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स है, तो उन केमिकल कंपाउंड में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर पाएगा. तो हम किसी केमिकल कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ये केमिकल कंपाउंड कैन ओनली बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ओनली बिहेव एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, या फिर बिहेव बोथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट. अब यहां पर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो. Which of the following is a not example of oxidizing agent? Which of the following is not example of oxidizing agent? तो यहां पर हमारा आंसर वो नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट. तो आपको पहचानना है कि वो केमिकल कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है
तो सिर्फ रिडक्शन करेगा दूसरे का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर पाएगा। तो कौन सी कैटेगरी वाला आंसर आप चूज करोगे? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता? तो ओनली बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओनली बिहेव एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये खुद बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये रेड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका आंसर किस कैटेगरी से आएगा? इस बीच वाली कैटेगरी से आएगा। और अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर जाए तो ऑक्सीडेशन भी कर देगा और रिडक्शन भी कर देगा। अब आपको पहचान ला है कि कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसा बिहेव करेगा। तो एनी केमिकल कंपाउंड बिहेव ओनली एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ मैक्सिमम। अगर किसी केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी केमिकल कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। गॉट इट? और अगर कोई केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है, पॉसिबल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके जैसा बिहेव करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट का। और अगर किसी केमिकल की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम कर सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल सल्फर, तो सल्फर के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +6, और सल्फर के लिए जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। यानी अगर कोई सल्फर का कंपाउंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जैसे H2SO4 सल्फर कौन सी स्टेट में? +6। और अगर कोई सल्फर का कंपाउंड में सल्फर एटम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिर्फ किसका काम करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। और अगर कोई सल्फर का कंपाउंड जैसे कि SO2, तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन बिटवीन +6 एंड -2, आर इन बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो इट बिहेव एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो यहाँ पर हमारा जो पहला कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। गॉट इट? हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहला ऑप्शन से हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है? -2 से लेके +6, -2 से लेके पॉसिबल क्या हो सकती है? +6। खूब से खूब +6 ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली मैक्स टू मैक्स कितनी जाती है? +2 तक जाती है। थ्योरेटिकली आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 तक पहुंचा सकते हो, बट जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आपको ऑक्सीजन के दिखेंगे वहां पर ऑक्सीजन की स्टेट मैक्स टू मैक्स +2 हो सकती है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और ऑक्सीजन अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 के बीच में हो, या फिर थ्योरेटिकली बोल सकते हो -2 से लेके +2 के बीच में हो, तो ये किसका काम करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडेशन एजेंट दोनों का काम करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी? -1, एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन between maxima and minima. Got it? So it will behave both as a oxidizing agent and reducing agent. तो हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। Got it? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 में जो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? क्रोमियम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रहा है? +6। गॉट इट? अब ये +6 और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती? +6, एंड दिस +6 आर इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये कोई केमिकल का एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। तो पोटेशियम डाइक्रोमाइड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 में यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में HNO3 की N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5। और नाइट्रोजन के केस में +5 मैक्सिमम होती है और -3 मिनिमम होती है। और जब कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। सो नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हाट वी हैव? हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इन हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -2 और सल्फर की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो क्या होती है?
-2 और सल्फर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल बिहेव एज ए रेड्यूसिंग एजेंट ओनली। सो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब देखो क्वेश्चन पे वापस की जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो पहला है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रेड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आंसर भी नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में ये जो सल्फर है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी सिर्फ और सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम नहीं कर पाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इन शॉर्ट अगर आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि गिवन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रेड्यूसिंग एजेंट होगा या दोनों होगा, तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन मैक्सिमम then it will behave as an oxidizing agent only, and if oxidation state is minimum then it behave as a reducing agent only, and if oxidation state are in between maxima and minima then it behave both as a oxidizing as well as reducing agent। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रिडक्टेंट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। अब देखो रिडक्टेंट का मतलब क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट, और रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शंस। किसका रिडक्शंस, रिडक्शंस ऑफ अदर, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। और अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड डू रेड्यूस अदर, अदर को रेड्यूस करने के लिए खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब देखो रेड्यूसिंग एजेंट, तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिडक्टेंट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को रेड्यूस करेगा, और दूसरे को अगर वो रेड्यूस कर रहा होगा तो वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। गॉट इट। तो अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट विल बिहेव एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Now we are moving to our next question. Next question is electrolyte conduct electric current in form of ions. Ions का जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्टेंस। किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इट्स आयंस। तो आंसर विल बी क्या, बाय मूवमेंट्स ऑफ एटम बाय मूवमेंट्स ऑफ आयंस। तो आंसर विल बी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट electricity by movement by mobilizing its ions under the potential difference. Got it. Now question number 6, which of the following substance act both as a oxidizing as well as reducing agent। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट में कब होगा, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमा और मिनिमा की रेंज के बीच में हो। अब देखते हैं KMnO4। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, एंड +7 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn की, यानी इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। सेकंड ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और +6 इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ऑप्शन सी HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और नाइट्रोजन की +5 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, सो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। नेक्स्ट है H2O2। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और -1 आर इन बिटवीन +2 एंड -2, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रेड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, reduce other and oxidize itself। Got it। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -2, तो -2 से सल्फर किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, +4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो -2 से जब +4 की तरफ जाएगा तो सल्फर का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, और सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसका काम करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग।
क्योंकि सल्फर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो -2 अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो -2 से ये +4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी इसका होगा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑक्सीडेशन, और जब इसका स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। यहां पर सल्फर की बात करें H2SO3 में, सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, स्टेबल है। गॉट इट, कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल, यानी +4 से सल्फर +6 में वीकली जाएगा, वीकली जाएगा मतलब ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट है। देखो यहाँ सल्फर +4 से +6 की तरफ जा सकता है, और +4 से +6 की तरफ जाएगा तो सल्फर का होगा ऑक्सीडेशन, और जब सल्फर का होगा ऑक्सीडेशन तो बिहेव करेगा रेड्यूसिंग एजेंट, बट +4 ऑक्सीडेशन इज स्टेबल, सो इट विल डू नॉट ऑक्सीडाइज इनटू +6 वेरी इजीली, मतलब ये सल्फर बहुत वीक तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, और जब ये वीक तरीके से ऑक्सीडाइज होगा तो ये रेड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, वीक। SnCl2 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अगर SnCl2 को रेड्यूस होना है तो यहां पर देखो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो Sn +2 से कितने में जाएगा, +4, तो देखो यहां पर Sn +2 इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां पर रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, 3 की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो +2 से +4 में ये अगर कन्वर्ट होगा तो वीकली कन्वर्ट होगा, और जब वीकली कन्वर्ट होगा तो ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट होगा। व्हाट इट, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन से HNO2, HNO2 में यहां पर अगर देखोगे HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन +3 से किस में जा सकता है, +5 में। अब देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी +3 में है, तो +3 से +5 में जाने के लिए इसकी टेंडेंसी काफी क्या होगी, वीक होगी, +3 से +5 जाने में इसकी टेंडेंसी काफी क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि इससे ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और फर्दर 2 और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये वीक, इसका ऑक्सीडेशन काफी वीक होगा, मतलब ये रेड्यूसिंग एजेंट भी काफी वीक होगा। अब यहां बात करें H2S में, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इट विल इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और जब सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन काफी इजी तरीके से हो जाएगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन काफी इजी तरीके से हो जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, H2S, H2S इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कब होंगे, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कब होंगे, जब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होंगे, जब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो। गॉट इट, नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कारो एसिड। गॉट इट, अब जो कारो एसिड होता है उसका फॉर्मूला आप देख लो, ये है कारो एसिड। तो कारो एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO5, ठीक है। तो यहां पर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे तो 2 × +1 + x + 5 × -2 = 0 करोगे तो x कितना आएगा, x आएगा, इसको सोल्व करोगे 2 यानी 2 और ये -10 तो x आएगा -8, x आएगा +8, तो +x, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नॉट पॉसिबल, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही, बट एक्चुअल में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6। +6 क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इस डबल बॉन्ड के कारण, इस डबल बॉन्ड के कारण अगेन +2 आएगी, इस ऑक्सीजन के कारण -1 आएगी, इस ऑक्सीजन के कारण +1 आएगी, इस ऑक्सीजन के कारण +1 आएगी, तो ओवरऑल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2 +2 +1 +6। अब यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है, गॉट इट है, तो परऑक्साइड लिंकेज के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, गॉट इट। यहाँ ऑक्साइड लिंकेज में क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है। तो कारो एसिड देखो, जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की मैक्सिमम से ज्यादा दिखे थ्योरेटिकली तो वो गलत ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, समझ जाना, वहां पर कोई ना कोई परऑक्साइड लिंकेज है। तो सल्फर की पॉसिबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 पॉसिबल है, +8 पॉसिबल नहीं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कारो एसिड इज +6 नॉट +8, गॉट इट, ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज। अगर आपसे रीजन पूछे तो क्या है, परऑक्साइड लिंकेज। अब देखो परऑक्साइड लिंकेज को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या, -2, यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर इस बॉन्ड के कारण -1 और इस बॉन्ड के कारण -1, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1, इस बॉन्ड के कारण 0, यहाँ पर इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस बॉन्ड के कारण 0,
और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस बॉन्ड के कारण -1। अब देखो यहाँ पर देखो सल्फर, हाइड्रोजन क्या है +1, हाइड्रोजन क्या है +1, तो +1 तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू +1 सल्फर की आपको निकालना है, गॉट इट। ऑक्सीजन ऑक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन कितने 1 और 2 और 3, तो 3 इंटू -2, और पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 इंटू -1। इसको सोल्व करोगे तो 2 + x -6 -2 इज इक्वल टू 0, तो +2 -2 कैंसिल, तो x -6 0, x कितनी है +6। तो पर ऑक्साइड लिंकेज के कारण, अब देखो आप नॉर्मली यहाँ पर हर ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन -2 ले रहे थे, बट परोक्साइड में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया -1 हो गया। तो परोक्साइड लिंकेज के कारण कारो एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मूला आपकी +8 आ रही, बट एक्चुअल में कितनी हो +6, क्योंकि फॉर्मूले में आप हर ऑक्सीजन को -2 ट्रीट कर रहे थे, बट एक्चुअल में हर ऑक्सीजन -2 नहीं, ये ऑक्सीजन -2 वाला, ये ऑक्सीजन -2 वाला, ये वाला ऑक्सीजन -2 वाला है, बट ये दो ऑक्सीजन क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ड्यू टू परोक्साइड लिंकेज, गॉट इट। तो कारो एसिड में ऑक्सीजन की सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नॉट +8। 9 next, when dilute solution of H2SO4 is electrolyte using a platinum electrode, anode at anode gas evolved is, समझना। तो यहां पर H2SO4 है, तो H2SO4 से क्या आयंस आएंगे 2H+ और SO4 2 नेगेटिव, और ये डाइल्यूट है यानी यहां पर वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वाटर से कौन सा आयन आएगा H+ एंड OH नेगेटिव। तो एनोड पे एनायन डिस्चार्ज होते हैं, एनायन क्या होते हैं डिस्चार्ज होते हैं, यानी एनायन का क्या होगा एनोड पे एनायन का क्या होगा डिस्चार्ज, मतलब आयंस अपने चार्ज को लॉस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लॉस हो रहा है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यानी एनोड पे एनायन का क्या होता है ऑक्सीडेशन, व्हाट इट। अब देखो वी हैव टू टाइप ऑफ एनायन, वन OH नेगेटिव एनायन एंड सेकंड वन इज अ सल्फेट नेगेटिव आयंस। तो ये दो एनायंस में एनोड पे डिस्चार्ज की टेंडेंसी, एनोड पे डिस्चार्ज की टेंडेंसी, एनोड पे डिस्चार्ज की टेंडेंसी, यानी डिस्चार्ज टेंडेंसी ऑफ एनायन, OH नेगेटिव की टेंडेंसी ज्यादा होगी किसके कंपेयर में सल्फेट के कंपेयर में। तो देखो एनायन में हमारे पास दो पॉसिबल एनायंस में से, एनोड पे दो पॉसिबल एनायन में से कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा OH नेगेटिव एनायन डिस्चार्ज होगा, और जब OH नेगेटिव एनायन डिस्चार्ज होता है बेटा तो आपको ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी ऑक्सीजन, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ एनायंस, हाइड्रोक्साइड आयंस के डिस्चार्ज होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी, गॉट इट। सल्फेट डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी OH नेगेटिव आयंस की ज्यादा होती सल्फेट आयंस के कंपेयर में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइसिस का। नेक्स्ट, व्हेन द सोल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल इट्स वोल्टेज आंसर विल बी डिक्रीज टू 0। देखो अगर आप कोई गैल्वेनिक सेल बनाते हो तो दो हाफ सेल को, अब देखो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सपोज यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया आपने एक बस, और इसमें डिप कर दी कॉपर की रोड, यहाँ पर आपने लिया जिंक सल्फेट, यहाँ पर आपने क्या लिया जिंक सल्फेट एक बस, और इसमें डिप कर दी जिंक की रोड, इधर कनेक्ट कर दिया वायर से, और इसको इंटरनल कनेक्ट कर दिया किससे सोल्ट ब्रिज से। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें सर्किट कंप्लीट कब होगी, देखो आउटर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने वायर कनेक्ट कर दिया बट इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने यू शेप का क्या लगा दिया सोल्ट ब्रिज, क्या लगा दिया सोल्ट ब्रिज। अगर मैं इस सोल्ट ब्रिज को हटा दूं, इस सोल्ट ब्रिज को क्या करूं मैं हटा दूं, सपोज मैं इस सोल्ट ब्रिज को क्या कर दूं हटा दूं, तो ये सर्किट क्या हो जाएगी इनकम्प्लीट, और जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो क्यों नहीं होता क्योंकि इनकम्प्लीट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है 0 आता है। तो अगर मैं सोल्ट ब्रिज को हटा दूं तो इस गैल्वेनिक सेल में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा ड्यू टू इनकम्प्लीट सर्किट, और जब सर्किट इनकम्प्लीट है या सर्किट शॉर्ट होगी, आप ऐसा भी बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट होने के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा सिस्टम का 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इस सेल का 0 हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, और सोल्ट ब्रिज हटाते ही करंट का फ्लो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर विल बी लिथियम, गॉट इट। ओके, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये इसका रीजन है, कभी अपन एस ब्लॉक्स में इसको डिस्कस करेंगे। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
सबसे स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। तो रेड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट in entire world of chemistry in aqueous medium, and fluorine is the strongest oxidizing agent in entire world of chemistry in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो लिथियम से स्टार्ट होकर फ्लोरीन पे खत्म होती है। तो लिथियम सबसे नीचे आता है, यानी लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लिथियम का रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम है, और जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम है उसकी टेंडेंसी रिडक्शंस की नहीं होगी, उसकी टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की होगी, और जिसकी टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की होती है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना नीचे होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लिथियम से स्टार्ट करके कहां पर खत्म करते हो? फ्लोरीन पे खत्म करते हो। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे पहला मेंबर है लिथियम, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीजन हैज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, F2O। तो सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज अ मैक्सिमम, सो फ्लोरीन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? एक बॉन्ड के कारण +1, दूसरे फ्लोरीन के बॉन्ड के कारण +2। तो इन फ्लोरीन, in fluoride, in oxide of fluorine get negative oxidation state and oxygen get positive। got it? तो 2 fluorine into -1 is equal to 2 fluorine into -1 plus oxygen की oxygen state x आप assume कर लो is equal to 0 पुट कर दो, तो ये कंपाउंड ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। x कितना आ जाएगा? +2। तो इन this compound oxidation state of fluorine is -1 and oxygen is +2। तो ऑक्सीजन की oxidation state +2। SO2 में अगर मैं SO2 की बात करूं तो SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन क्या है? -2 और सल्फर क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव कब होगी? जब ऑक्सीजन लिंक हो जाए फ्लोरीन के साथ। ओनली विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन गिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए कुछ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल ऑल्सो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।